हो में स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी मानवा में जो कि इतनी ज्यादा स्कैमिंग है कि मेरी माँ बहने करके रखी हुई है। लाइक पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मेरा पीसी खराब हो गया एंड अब उसको लग रहा है 10-15 दिन रिपेयर होने में। मैं क्या बोलूं, अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मैं, ये सब मोबाइल से कर रहा हूँ भाई। तुम्हें यकीन नहीं आएगा मुझे कितनी मुश्किलें हो रही है इसके अंदर। लाइक मोबाइल के अंदर मैंने माइक का यूज करा, पता चल रहा है मेरा माइक ही वर्क नहीं कर रहा उसके अंदर, बिकॉज अब तो हेडफोन जैक भी खराब हो गया मेरे फोन का। कितनी मुश्किल हो रही है भाई, मैं कैसे बताऊं। बड़ी मुश्किल से थूक लगा लगा कर मैंने चालू करा है उसको। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। बिना थूक के तो माइक कनेक्ट ही नहीं कर रहा भाई, हद हो रही है। वेल अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, थूक लगा कर ही काम चलाना पड़ेगा। एनीवे सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विजय जिन ने अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लिए थे एंड जो सेंट विंटर और उसके बॉस का काला चिट्ठा था ना, वो सबकी सब न्यूज रिपोर्टर्स के सामने खोलकर रख दिया था। एंड पता नहीं क्यों वो अपने टाइजन को एज अ गॉड सर्व करने लगा है अब तो। लाइक कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइजन ऊपर वाले का अवतार है ना भाई, भूल जा, ही इज अ डेविल फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। खैर तो जो अपना टाइजन था उसने जिस वेरोसेन किंग को मारा था ना, उसकी थोड़ा जांच पड़ताल की और उसकी नेक पर उसको एक अल्फा का सिंबल मिला। अपने लोंडे को लगा कोई टेटू मेटू होगा, इस चक्कर में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ मास्टर को वो सेंट विंटर के ऑफिस ही पहुंच गए होते हैं वो सर जी को मारने के लिए। वहां पर पहले तो दोनों की थोड़ा बातचीत हुई थी जिस वजह से हमें काफी कुछ जानने को मिला था इन दोनों के बीच का क्या मामला है। देन इन दी एंड अपने मास्टर को ने उसको लुढ़का दिया। अब यहीं से हमें थोड़ा 3 दिन का टाइम स्किप देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं कि इनका जो गिल्ड है रातों रात फेमस हो गया है। एंड जब ये बात अपना योंगमिन टाइजन को बताता है, उसका कुछ खास रिएक्शन होता नहीं है उस पर, जो देखकर योंगमिन भी लाइक भाई थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा यार, तो रातों रात सुपर हीरो बन गया, देख नहीं रही है क्या। ये बोलते हुए वो उसके सामने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पटक देता है कि हमें कई सारी जगहों से ऑफर आए, कोई हमसे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, वहीं कोई हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है और कोई हम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। भाई तू देख रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो रातों रात हमारा गिल्ड एक ग्लोबली ब्रांच बन जाएगा भाई, सच में। टाइजन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उससे पूछता भाई तुझे इंटरनेशनल HQ से कुछ न्यूज मिली। वेल अपने टाइजन ने जो है ना इंटरनेशनल HQ में लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था। वेल काय के लाइसेंस के लिए, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस डंजन्स के अंदर रेड मारने के लाइसेंस के लिए। एंड गेस वोट लोंडे का लाइसेंस अप्रूव्ड भी हो गया है, यानी कि अब अपना टाइजन वो 10 लेवरिंथ के अंदर रेड मार सकता है। योंगमिन उसे बता रहा होता भाई हम लकी थे जो हमें ये मिल गया, वरना सेंट विंटर ने जो कांड करा था ना उसके बाद तो मुझे लगी नहीं रहता ये हमें मिलेगा। देन योंगमिन उसको थोड़ा आज के शेड्यूल के बारे में समझाने लगता है कि आज इनके इतने सारे शोज हैं, इतने सारे इंटरव्यू होना है, बट टाइजन उसको खुशी खुशी मना कर देता कि भाई रहने दे। जो सुनकर योंगमिन भी शौक की भाई क्यों। टाइजन उसे बोलता है देख भाई अभी के लिए तू वो वाले शोज कर ले जिसमें मेरी जरूरत ना पड़े, तो बता ऐसे शोज हैं तेरे पास। योंगमिन उसे बताता है हाँ ऐसे 4 ऑफर्स हैं उनके पास, जिनमें से 2 तो सिर्फ हंटर हान्ना के लिए बिकॉज वो तेरे साथ टीवी में दिखी थी, और बाकी के 2 सिर्फ स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट के लिए। देखो हंटर हान्ना इसके साथ टीवी में दिखी थी तो समझ जाओ कि उसके क्यों इंटरव्यू होने वाले। बेसिकली उससे बस यही पूछा जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टीवी पे दिखे, कहीं आप दूसरे का एक दूसरे के साथ कोई चक्कर तो नहीं है, बिकॉज हमें पता है ये नल्लों के पास कुछ होता ही नहीं है पूछने के लिए। एनीवेज ये सुनने में टाइजन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि भाई वो कुछ देर के लिए फ्री हो जाएगा इन सब चीजों से। योंगमिन आस्क कि भाई तू ऐसा करना क्यों चाह रहा है, जब हमारे पास मौका है तो हमें तो उस पर चौका मारना चाहिए यार। बट टाइजन उसे मना कर देता कि मुझे माफ कर देना मास्टर को, मैं अभी के लिए तो ये सब नहीं कर सकता, बिकॉज अभी के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे किसी को बचाना है। वेल किसे बचाना है तुम्हें पता चलेगा। एंड उसी के लिए हम आते 3 दिन पहले के सीन पर, जहाँ पर एडी और टाइजन दोनों वेरोसिन किंग की बात कर रहे होते हैं। एंड एडी उसे बताती है कि उस वेरोसिन किंग के स्टेटस विंडो को इलीगली अपग्रेड किया गया था थर्ड पार्टी के थ्रू, और इसी वजह से वो इस डायमेंशन के अंदर ट्रेवल कर पाया, वरना तो इंटर डायमेंशनल इंट्रक्शन इन लोगों ने बैन करके रखा हुआ है। तभी टाइजन आस्क कि भाई एक सेकंड क्या मतलब इलीगल अपग्रेड, मतलब कि कोई ऐसा बंदा है जो बिना ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल के भी स्टेटस विंडो को अपग्रेड कर सकता है। एडी सेज हाँ है। एंड शी आस्क कि क्या तूने उस वेरोसिन जायंट के अंदर कुछ अजीब सा देखा, लाइक उसके नेक या चेस्ट के आसपास कुछ बना हो ऐसा कुछ। टाइजन उसे बताता है हाँ उसे एक टैटू टाइप का कुछ मिला तो था उसके नेक के ऊपर, पर वो क्या था मुझे नहीं मालूम। एडी उसे बताती है कि वो असल में अल्फा द फर्स्ट डिग्री क्रिमिनल का इनिशियल है। इनिशियल असल में नाम के पहले वर्ड को बोलते हैं। एनीवेज आगे एडी उसे बताती है कि वो असल में एक ऐसा बीइंग है जो स्टेटस विंडो को इलीगली अपग्रेड करता है। जो सुनते ही टाइजन भी शॉक्ड हो जाता है एंड ही आस्क कि भाई मतलब अल्फा असल में एक बंदे का नाम है। बट एडी उसे आगे कुछ भी बताने से मना कर देती है बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, यानी कि इसकी इन्फॉर्मेशन एडी किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती है। बट कोई ना टाइजन को इससे इतना तो पता चल गया कि अल्फा असल में एक फर्स्ट डिग्री का क्रिमिनल है, इसीलिए फिर उसके दिमाग में आता है कि भाई एजेल ने थर्ड डिग्री का क्रिमिनल होकर इतने पावरफुल एंटिटी यानी कि 1000 ब्लड ट्री को समन कर दिया था, तो भला फर्स्ट डिग्री का क्रिमिनल क्या क्या नहीं कर सकता है। वहीं एडी वो टाइजन को समझा रही होती कि देख अल्फा असल में एक वांटेड है एंड वो अलग अलग डायमेंशंस के कुछ गिने चुने एंटिटीज को टारगेट करता है। देन वो उन लोगों के स्टेटस विंडो को इलीगली अपग्रेड करता है और वो केओस फैलाता है फिर। और तो जिन जिन लोगों के पास वो इलीगल स्टेटस विंडो है वो लोग भी स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के रेडार पर मोस्ट वांटेड लिस्ट में ही आते हैं एंड उनकी रिपोर्ट करने के लिए एडी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक तुम देख सकते हो। वहीं टाइजन वो बोल रहा था भाई वो सब तो ठीक है बट मुझे रिवार्ड
क्यों मिला? लाइक मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था वो इलीगल अपग्रेड वाले बंदे से। वेरोसेन जाइंट की बात कर रहा है वो, एंड उसको मारकर अपने लोंडे को एक रिवार्ड मिला था ना कि अपना लोंडा स्टेटस विंडो के किसी भी एक फीचर को अपग्रेड कर सकता है। इसलिए अपने लोंडे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने उसको ये रिवार्ड दिया क्यों है। लाइक ये काम तो असल में ऑर्गेनाइजेशन का था। तभी एडी उसे बताती है कि उसे शक था कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ को असल में ऐसे प्रोग्राम किया गया कि वो इलीगल स्टेटस विंडो के यूजर को भी आइडेंटिफाई कर पाए, एंड शायद से इसीलिए तुझे रिवार्ड मिला। जो सुनते टाइजन शॉक्ड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई एक सेकंड, तू कहना चाह रही है कि स्टेटस विंडो के पास ये इलीगल अपग्रेड वाले लोगों की लिस्ट रखी हुई है? एडी सेज हाँ लगता तो ऐसा ही है। लाइक एक्सप्लोसिव ग्रोथ और अल्फा अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो ऐसी लिस्ट भी जरूर एग्जिस्ट करती होगी। जब उनका टाइजन को भी थोड़ा लगने लगता कि हाँ एडी सही बोल रही है, बिकॉज एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक इकलौती ऐसी स्किल है जो स्टेटस विंडो के किसी भी फीचर को अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकती है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती है उससे। और तो साथ ही ये इकलौती एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में खुद ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं मालूम कुछ भी, एंड अल्फा का भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो हो ना हो ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं। टाइजन अभी यही सब बारे में सोच रहा होता है, तभी एडी उससे बोलती भाई तू ये सारी चीजों की टेंशन मत ले, तू जाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान दे और ये सारी चीजों को तू मुझ पर छोड़ दे। जैसे उनका टाइजन को भी थोड़ी खुशी मिलती है और वो उससे बोलता है हाँ शायद से तू सही बोल रही है, अभी जिस पोजीशन पे मैं हूँ उस पर बस मैं यही कर सकता हूँ कि मैं खुद ही पर ध्यान दूं। और तो टाइजन के पास एक क्वेस्ट भी पड़ा हुआ है जो कि उसे उस टाइम पर मिला था जब टाइजन ने गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख लिया था। वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ में बोला था ना कि अगर टाइजन गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख लेता है तो उसको एक क्वेस्ट मिलेगा, तो वो असल में ये क्वेस्ट था। मैंने लास्ट पार्ट में थोड़ा गलत बोल दिया था। और तो अभी जो टाइजन को क्वेस्ट मिला है वो ये है कि टाइजन को 13 दिन के अंदर अंदर गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक को फुल्ली मास्टर करना है। मतलब कि जिस टेक्निक को मास्टर करने में बियोंग को 30 साल लग गए वो ये 13 दिन में करेगा। भाई हद हो रही है। वेल टाइजन कर तो सकता है बिकॉज उसके पास वो बियोंग का बनाया होगा वो रूम भी है ना, उसके अंदर अगर बियोंग अपनी पावर का यूज करेगा तो ये 13 दिन 13 साल के बराबर हो जाएंगे। बट दिक्कत ये है कि रिवर ब्रेकर टेक्निक को बस एक टाइम पर यूज करने पे ही टाइजन का इतना बुरा हाल हो गया था। लाइक हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उसका हाथ खराब हो गया था पूरा, तो फिर मास्टर करने में तो इसकी माँ भी नहीं हो जाएगी। बट क्या ही करे, वो मना भी नहीं कर सकता। लाइक अगर उसने ये क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करा तो उसके पास जितनी भी पावर से एक्सप्लोसिव ग्रोथ उससे सबकी सब छीन लेगी। लाइक बर्बाद हो जाएगा अपना टाइजन फिर तो। मतलब कि वो चाहे या ना चाहे उसे ये करना तो पड़ेगा हर हाल में। इसीलिए सबसे पहले तो वो खाने का इंतजाम करता है बिकॉज अब वो जाने वाला है बियोंग के पास। और साला आराम को ये करते हुए भी गंदी शक्ल बना रहा है। भाई मतलब यहाँ क्या जरूरत है भाई गंदी शक्ल बनाने में। एनीवेज ये दोनों ही खुशी खुशी निकल लेते सीधा बियोंग के रूम में, एंड टाइजन वहाँ पहुंचते क्या हुआ है यार, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ खाना खाने में तो मजा ही आ जाएगा। तभी उनको वहाँ पर बियोंग की आवाज आती है, सालो तुम लोग फिर आ गए मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर। जिसके बाद टाइजन और एडी जैसे बियोंग को देखते दोनों की आंखें पड़ जाती हैं बिकॉज बियोंग की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद से खाना ना खाने की वजह से हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ये असल में हुआ है बिकॉज बियोंग के डायमेंशन के अंदर ना जहर फैल गया एंड उसका असर अब धीरे धीरे बियोंग के ऊपर भी चल रहा है और इसीलिए अब उसकी ऐसी हालत हो गई लाइक मरने ही वाला है कभी भी। टाइजन उससे पूछ रहा होता है मास्टर ये सब कैसे हुआ, बियोंग उसको सब कुछ बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि भले किसी का क्यूआई कोर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो भी इस पॉइजन से नहीं बच पाएगा। टाइजन उससे पूछता है कि मास्टर आखिर ये अचानक से ये सब कैसे हो गया। वहीं एडी वो ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है, जो देखकर टाइजन उससे पूछता है भाई क्या कुछ गड़बड़ है, तुझे मालूम है ये सब क्यों हुआ। देन एडी उसे बताती है कि बियोंग के डायमेंशन का आईपी एड्रेस है 157.98 एंड ये उन डायमेंशंस की लिस्ट के अंदर आता है जिसको स्टेटस विंडो की मैनेजमेंट लिस्ट में से हटा दिया गया है फॉर सम अननोन रीजन, यानी पता ही नहीं है किस वजह से हटाया गया, बस हटा दिया। और अब सिर्फ 0.1% डायमेंशन ही बचे हैं जिनके अंदर लोग स्टेटस विंडो का यूज कर पा रहे हैं। इन अदर वर्ड दिस डायमेंशन आर नॉट लॉन्गर सिविलाइज्ड, यानी कि जिन डायमेंशन में से बियोंग बिलोंग करता है वो डायमेंशन अब ऐसे हो गए जहाँ पर लोग नहीं रह सकते। जो सुनने में टाइजन को समझ में आ जाता है कि क्यों आखिर बियोंग कभी अपने डायमेंशन में नहीं जाता और पूरा टाइम ये रूम में ही बिताता रहता है बिकॉज उसके पास जाने के लिए कुछ जगह ही नहीं है जहाँ पर वो जाएगा। टाइजन बियोंग से पूछता है कि मास्टर आप इससे रिकवर तो हो पाओगे ना। बियोंग उसे हंसते हुए बोलता है यार मेरी टेंशन मत ले, मैं भले ही मर जाऊंगा बट मरने से पहले तुझे फुल्ली रिवर ब्रेकर टेक्निक मास्टर करवा कर जाऊंगा। जो सुनकर ऑफ कोर्स टाइजन को गुस्सा आता है कि भाई पागल मत बन। बियोंग से तो ये कैसे बात कर रहा है तू अपने मास्टर से, ऐसे बात करेगा मुझसे, और तू जरा मेरी करंट स्टेट दे, इस हालत में मैं चाहकर भी स्टेटस विंडो में से पॉइजन नहीं निकाल सकता। वेट अ सेकंड, स्टेटस विंडो में से पॉइजन नहीं निकाल सकता मतलब कि स्टेटस विंडो के ऊपर पॉइजन का असर होगा व्हाट द हेल, या फिर ये कहना चाह रहा है कि स्टेटस विंडो के अंदर से पॉइजन का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। खैर जो भी है अभी तो ये अपने टाइजन से यही बोल रहा होता है कि टेंशन न ले, मरने से पहले मैं तो ये फुल्ली रिवर ब्रेकर टेक्निक का वारिस बनाकर जाऊंगा। आगे वो उसे बताता है कि जो रिवर ब्रेकर टेक्निक का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वो वाटर ब्रेकर टेक्निक था एंड टाइजन ने उसको मास्टर कर लिया है और अब जो ब्रीदिंग टेक्निक बचेंगे वो सिर्फ बेसिक्स है और अगर टाइजन ध्यान लगाकर सीखता है तो वो 10 दिन के अंदर ही सीख जाएगा। सो या मतलब कि टाइजन थोड़ा एडवांटेज में यहाँ पर बिकॉज 13 दिन का टाइम मिला और अगर वो 10 दिन में मास्टर कर लेता तो इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। बट तभी बियोंग एक बॉम्ब ड्रॉप करता है कि गोडली रिवर ब्रेकर का फाइनल फॉर्म कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो इनकम्प्लीट में ही है। जो सुनते टाइजन के पैरों
तले जमीन खिसक जाती है, बिकॉज सिस्टम ने तो इसको फुल्ली मास्टर करने को दिया है, बट ये टेक्निक तो इनकम्प्लीट है। तभी बियोंग उससे बोलता है यार तू टेंशन मत ले, बिना फाइनल फॉर्म के भी गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक कंप्लीट ही है एक तरीके से। बट तभी टाइजुन उसे मना कर देते कि ना, मुझे एक आधी अधूरी टेक्निक का वारिस नहीं बनना है। जो सुनकर योंगमिन उससे बोलता देख भाई मैं तो ये बता रहा हूँ, मुझे खुद को ही नहीं मालूम उसका फाइनल फॉर्म क्या है, बिकॉज मैं कभी उसको समझ ही नहीं पाया हूँ और ना ही मुझे उसको समझने का कभी टाइम मिला। जो सुनकर टाइजुन उससे बोलता है कि अगर आपने वो पॉइजन नहीं निकाला तो फिर आप कभी भी उसको समझ भी नहीं पाओगे, जिसका मतलब कभी भी उसका फाइनल फॉर्म किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या था। हाँ, मैं गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक का वारिस बनना चाहता हूँ, बट आधी अधूरी का नहीं, और इसीलिए भले कुछ भी हो जाए मैं आपको हील करके रहूंगा। ये बोलते ही टाइजुन उसको वहाँ से खाना देकर निकल लेता है। वहीं बियोंग वो बोल रहा होता है कि उसने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि उसको ऐसा डिसाइपल मिलेगा, एंड इसीलिए वो काफी खुश है। एंड में भी हो सकता है कि उसी के थ्रू अब बियोंग भी फाइनल फॉर्म को देख पाए। देखो हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक बंदे ने कमेंट कर मुझे बोला था कि भाई इसके पास वो कॉपी करने वाला क्रिस्टल भी तो है, तो ये उसका यूज क्यों नहीं कर रहा। लाइक उससे तो इसको किसी भी टेक्निक को बस एक बार देखना और कॉपी कर लेगा। और यही चीज मेरे दिमाग में अब आ रही है कि भाई ही इज राइट। लाइक कहाँ गया वो क्रिस्टल, उसका तो अभी तक यूज ही नहीं दिखाया गया हमें। या तो हो सकता है कि टाइजुन भूल गया उस क्रिस्टल के बारे में कि उसके पास कोई ऐसी चीज भी है, या फिर हो सकता है कि खुद ऑथर ही भूल गए हो कि उन्होंने टाइजुन को कुछ ऐसी चीज भी दी है। देखो उस क्रिस्टल का क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बट एक बात तो है, अगर टाइजुन उस क्रिस्टल का यूज करता है तो फिर वो इजीली सब कुछ कर देगा। एनीवेज क्या है क्या नहीं वो तो हमें नहीं पता। अभी के लिए हम आते टाइजुन के अपार्टमेंट में, जहाँ पर उसकी 10 जगहों से मरी पड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे वो। लाइक उसको एक प्योर ब्लू नाम का एक हब चाहिए जिससे अपने बियोंग को हील कर सकता है वो, बट पर्सले मार्केट में उसको वो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। उस बंदे ने पूरी जगह छान मारी बट कहीं नहीं मिला, और तो बस उसी को ढूंढते ढूंढते अपने लोंडे के 2 दिन तो ऐसे ही बीत गए। बस 11 दिन बचे अब उसके पास। बस इसी वजह से उसकी फटी पड़ी है, वो पागल हुआ जा रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा, बिकॉज अगर उसने जल्दी कुछ नहीं करा तो उसका मास्टर ही निपट जाएगा, और वो निपट गया तो इसको कभी गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक सीखने को ही नहीं मिलेगी, यानी कि ये भी बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। बट अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है, लाइक लास्ट वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि टाइजुन ने खुद को हील करने के लिए एक लेजेंडरी आइटम का यूज करा था, वो हर्ब का, एंड उसी से उसने वीजियोंग जिंग को भी हील करा था जो कि मरने ही वाला था। तो उसका यूज ये बियोंग के ऊपर क्यों नहीं करता? लाइक उससे हील हो सकता है ना मे बी वो। भाई क्या है क्या नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ओतर करना क्या चाह रहा है। मे भी हो सकता है कि बियोंग के अंदर जो पॉइजन है वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। एनीवेज अभी टाइजुन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसको एक बंदे का मैसेज आता है कि उसे प्योर ब्लू हर्ब के बारे में थोड़ा कुछ मालूम है। देखकर टाइजुन उससे पूछता है कि भाई तू मुझे बता सकता है कि ये कहाँ पर मिलेगा मुझे। देन वो टाइजुन को बताता है कि देखिए जो हर्ब है ये पर्सनल मार्केट में नहीं बेचा जाता और ना ही ये टाइजुन के डायमेंशन में मिलेगा, ये भी वो बता देता है। टाइजुन आस्क और ऐसा क्यों? देन वो उसे बताता है ऐसा इसलिए बिकॉज ये उस डायमेंशन में नहीं मिलता जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटस विंडो का 2.0 वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करा हो। जिसके बाद टाइजुन उससे पूछता है तो भाई तुझे मालूम है कि ये कहाँ पर ग्रो होता है? एंड वो टाइजुन को बताता है कि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ये असल में उस क्लिफ पर ग्रो होता है, यानी चोटी पर, जिसके आसपास असल में एक बीस्ट का घोंसला, और उस बीस्ट को कहा जाता है सरपेंट विंग। एंड वो एरिया वेजिटेशन के लिए अनसुटेबल होता है, लाइक कोई भी घास फूस वहाँ पर नहीं उग सकती है, सिर्फ प्योर ब्लू ही है जो वहाँ पर ग्रो होता है। आगे वो उसे बताता है कि असल में प्योर ब्लू का यूज ना मेडिसिन के लिए नहीं किया जाता, बिकॉज उससे ना कोई भी अंधा या भेरा हो सकता है, जिससे टाइजुन को एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाता है कि इसकी वो मेडिसिन नहीं बना सकता है। बट अगर ऐसी बात है तो ये ढूंढ क्यों रहा है उसको? लाइक उससे ये बियोंग को कैसे हील करने वाला है? एनीवेज क्या है क्या नहीं वो तो हमें नहीं मालूम। अभी के लिए टाइजुन उससे उसकी फोटो मांगता है कि वो सरपेंट विंग कैसा दिखता है, एंड वो उसकी फोटो भेज भी देता है। भाई मैंने बोला था ये आगे चलकर व्हाट्सएप ट्विटर ही बनने वाला है। एनीवेज तो ऐसा दिखता है वो सरपेंट विंग, लाइक उसकी जो टेल है वो स्नेक की और पूरा बर्ड रखा हुआ है वो। एंड टाइजुन को लगा ही था कि वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा, बिकॉज सरपेंट विंग सरपेंट सांप को बोलते हैं, एंड विंग सिर्फ पक्षियों के पास ही होते हैं। खैर तो अब टाइजुन को वो डिटेल्स मिल चुकी जो उसको चाहिए थी, इसलिए वो थैंक्स बोलकर कनेक्शन कट कर देता है। जिसके बाद एडी उससे पूछती तो ये पता चला कि प्योर ब्लू कहाँ मिलेगा, एंड लकीली अपने टाइजुन को पता है कि वो कहाँ मिलेगा। वेल कहाँ पर? वही दुनिया के मोस्ट डेंजरस डंजन्स में से एक के अंदर, एंड इसीलिए टाइजुन ने वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था। और तो वो अब भी पहली बार हम देखते हैं टाइजुन एडी को प्रिपेयर होने के लिए बोल रहा होता है, मतलब कि इतने खतरनाक होने वाले हैं वो डंजन। और तो अब भी हमें पता चलता है कि टाइजुन जिस डंजन के अंदर रेड मारने जा रहा है उसका नाम है लेब्रिंथ ऑफ द क्लिफ कैनियन। देन यहीं से शिफ्ट होता है चाइना में, हम आते हैं हेवन फ्लो गिल्ड के हेडक्वार्टर में, वहीं जहाँ से वीजियोंग जिंग बिलोंग करता था। एंड अभी उन्हें भी वीजियोंग जिंग की न्यूज मिल गई होती है, जो देखकर उस गिल्ड के जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो अपने स्टूडेंट से बोलते क्या तुमने देखा? जो सुनकर वो सब बोलते हाँ मास्टर हमने देखा कि वो सारा हरामखोर इतना सब कुछ करे जा रहा है। भाई इनके मास्टर ने बस इतना बोला है भाई तुमने देखा, और फिर वो लोग शुरू ही हो जाते हैं। तब किसी वीजियोंग जिंग के पीछे पड़ जाते हैं, साले ने जो कुछ भी किया गलत था, उसका तो सर काट कर रख देना चाहिए, नाम मिट्टी में मिला दिए साले ने हमारे गिल्ड का। जो सुनकर मास्टर को रियलाइज होता है एक सेकंड वीजियोंग। देन वो उनसे बोलते हैं अब सालों मैं वीजियोंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्वॉर्डमैनशिप वाले बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम टाइजुन ली है।
स्वर्डमैनशिप असल में तलवारबाज को बोला जाता है। एनीवेज ये जो गिल्ड मास्टर है अभी हमें इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि इनका नाम है इलरियोंग जियोंग। और मैं अभी देख रहा हूँ भाई कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी आवाज थोड़ी बकवास सी आ रही है। देखो जो भी है तुम्हें इसे ही देखना पड़ेगा बिकॉज पीसी तो अभी सुधर कर नहीं आने वाला, 15 दिन बाद आएगा, तो अभी एडजस्ट कर लेना यार जैसे तैसे करके। एनीवेज तो यहीं से शिफ्ट होता है क्लिफ कैनियन पर, जिसे द लेबिरिंथ ऑफ द कोकाट्राइस के नाम से भी जाना जाता है। देखो कोकाट्राइस क्या होता है मैंने अभी जेमिनाई से पता करा है। लाइक कोकाट्राइस असल में माइथोलॉजी का एक क्रिएचर है जो कि आधा मुर्गा और आधा सांप है। एंड टाइजन को जो क्रिएचर दिखाया गया था वो भी कुछ इसी टाइप का था, तो ये रीजन है कि टाइजन यहाँ पर आना चाहता है। एनीवेज अभी हमें इसके बारे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि क्लिफ कैनियन कितना डेंजरस है। लाइक इस जगह पर ना सर्वाइवल रेट 0% है, 0। इवन आज तक कोई भी इस जगह को फुल्ली क्लियर कर ही नहीं पाया है। वैसे तो यहाँ पर काउंटलेस हंटर क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए आए थे ताकि उनको वो रिवार्ड मिल सके क्विस्ट कंप्लीट करने का, बट हमेशा उनके सामने एक प्रॉब्लम आकर खड़ी हुई एंड वो थी क्लिफ कैनियन, जो कि वो कभी नहीं चढ़ पाए। एंड जिसने भी चढ़ने का ट्राई किया तो तुम उसका देख सकते हो क्या हाल हुआ है। मे बी इसलिए बिकॉज वहाँ पर कुछ अजीब से क्रीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तुम खुद देख सकते हो यहाँ पर। फिर तो यहीं से शिफ्ट होता है टाइजन पर एंड उसको पूरा यकीन है कि क्लिफ कैनियन ही वो जगह है जहाँ पर प्योर ब्लू हर्ब मिलेगा उसको, बिकॉज वो वहाँ पर उगता है जहाँ पर कोई भी चीज नहीं उग सकती है। इसलिए फिर वो सीधा जाकर योंगमिन से बोल देता है कि वो संघाई जा रहा है। योंगमिन आज की भाई अचानक से संघाई क्यों जा रहा है, क्या कोई टीवी अपीयरेंस रिक्वेस्ट आई है क्या, तुझे उसके अंदर जानना हो तो फिर तो ठीक है। टाइजन उसे बताते कि ना ऐसी बात नहीं है, मैं असल में वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि डंजन में रेड मार सकूं। जो योंगमिन आस्क और कौन से डंजन की बात कर रहा है तू, ही से संघाई के क्लिफ कैनियन की। जो सुनते योंगमिन इतना शॉक्ड हो जाता है कि जो खा रहा होता है वही उसके हाथ में से छूट जाता है। वहीं टाइजन उसे बता रहा होता है कि उसने इंटरनेशनल एचक्यू के अंदर उसका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। जो सुनकर योंगमिन से भाई तू पागल हो गया है क्या, वो वर्ल्ड के 1 ऑफ द 10 लेबिरिंथ में से एक है। आई मीन मैं जानता हूँ कि तू स्ट्रॉन्ग है, बट वहाँ पर अकेले जाना ये खतरनाक हो सकता है भाई तेरे लिए। जो सुनते ही टाइजन उसके बगल में आकर बैठते हुए बोलता है कि भाई तुझे किसने बोला कि मैं वहाँ पर अकेले जा रहा हूँ, तू है ना मेरे भाई, तू चलेगा ना मेरे साथ। देख मेरे भाई प्लीज मना मत करना, वरना अगर तूने मना करा ना तो तुझे पता है कि क्या होगा। सो इसको ना चाहते हुए भी अब उसके साथ आना ही पड़ेगा। फिर तो अब यहीं से शिफ्ट होता है एक कैफे पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पता नहीं कैसे जिनयोक को ये बात पता चल गई होती है कि टाइजन संघाई जा रहा है क्लिफ कैनियन वाली रेड के लिए। एंड ये बात वो सियोना को भी बता देता है, जिसके बाद सियोना को टेंशन हो जाती है और तो उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि टाइजन ने इसके बारे में एक भी बार उनको नहीं बताया और तो अकेले इतने खतरनाक डंजन के अंदर रेड मारने चला गया। जो सुनकर जिनयोक उससे बोलता है भाई उसकी टेंशन लेना बेकार है, तो ये पता है वो बंदा कैसा है। हाँ अगर वो ओल्ड टाइजन होता तो मुझे भी टेंशन हो रही होती उसकी, बट अब वो बदल गया उल्टा। मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि अब भला वो क्या कर सकता है, लाइक इस बार अब वो क्या गड़बड़ करने वाला है। यहीं से हम आते टाइजन और योंगमिन पर, जो कि निकल गए होते संघाई के लिए। और तो पता नहीं काय में बैठे हैं, देखने में तो ये बस लग रही है बट मे बी प्लेन होगा। एनीवेज जो भी ये लोग फाइनली संघाई चाइना पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आकर योंगमिन बड़ा खुश है बिकॉज वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता था ताकि उसको कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो कि उसके गिल्ड पे इन्वेस्ट कर सके। बट क्योंकि इनका गिल्ड बदनाम था तो मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। बट अब जो योंगमिन को ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अब इन्वेस्टर उनको ढूंढते हुए आते हैं। खैर तो अभी हम देखते हैं कि टाइजन जल्दी से वो रिंग पहन लेता है जिससे वो अपनी प्रेजेंस को चेंज कर सकता है ताकि वो किसी भी रिपोर्टर्स की नजरों में ना आए। और तो मैं इसको प्रेजेंस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमें बताया गया था कि इससे पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है, इससे सिर्फ प्रेजेंस ही चेंज होती है। लाइक दूसरों को दिखता है कि आप कोई और बट आप ही होते हो। एनीवेज योंगमिन यहाँ पर आते हैं अपने टाइजन से थोड़ा खाने की बातें करने लगता है कि चल क्यों ना कुछ खाने चलते, मैं यहाँ पर एक अच्छी जगह को जानता हूँ। जो सुनते ही टाइजन चढ़क जाता है कि गिल्ड मास्टर आपको क्या लगता है हम यहाँ पर वेकेशन मनाने आए। एंड टाइजन को इस तरीके का देखकर थोड़ा योंगमिन के पसीने छूटने लगती है। भाई तू इतना चिड़चिड़ा काय हो रही है, वो तू था जो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती वेकेशन आई मीन रेड मारने के लिए लेकर आया है। और वैसे भी मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत खा लेंगे तो एनर्जी और आ जाएगी। जो सुनते ही टाइजन थोड़ा और चढ़ जाता है कि भाई तू रहने दे, तू अपना मुंह बंद रख। और तो हमें पता चलता है कि टाइजन असल में यहाँ पर इसी के साथ क्यों आया। लाइक वो इसको लाना तो नहीं चाहता था बट जो इंटरनेशनल एचक्यू है ना उसके कुछ न्यू रूल्स और रेगुलेशन है, जिसके अंदर अगर आपको 10 लेबिरिंथ में रेड मारने के लिए जाना है तो आपको अपने गिल्ड में से किसी सुपीरियर को लेकर जाना पड़ेगा। टाइजन डेप्यूटी गिल्ड मास्टर है एंड उसका सुपीरियर कौन हुआ, गिल्ड मास्टर यानी योंगमिन। सो ये रीजन था कि टाइजन इसको यहाँ पर लेकर आया। एनीवेज अभी टाइजन योंगमिन से बोलता कि भाई पहले हम हायान जाएंगे ताकि रेड मार सके और फिर कुछ खाने जाएंगे, तब तक के लिए तू अपना मुंह बंद ही रख। जो सुनकर योंगमिन को बुरा लग जाता है। लाइक मुझे लग रहा है कि ये इसको वहां से वो भूखा उठाकर ही लेकर आ गया है बिकॉज हमने देखा था कि ये इतना शॉक्ड हो गया था कि इसके हाथ में से नूडल्स का बोल ही नीचे गिर गया था। तो मैं भी हो सकता है कि टाइजन इसको बस उसी हालत में लेकर आ गया हो। एनीवेज अब ये लोग वहां से जा ही रहे होते तभी इनको पीछे से आकर कुछ लोग रोक देते हैं जो कि काइंड ऑफ पुलिस वाले ही लग रहे हैं। और तो वो उनसे पूछते हैं कि वो हंटर्स तुम ही हो ना जिन्होंने क्लिफ कैनियन के लिए रेड में अप्लाई करा है। टाइजन उन्हें बताता है कि हाँ हम ही है वो लोग। देन वो मोटा उन्हें बताता है कि असल में वो लोग संघाई ब्रांच ऑफ द चाइना पैरानॉर्मल डिफेंस ब्यूरो से एंड हमने आपकी डिटेल्स देखी है इंटरनेशनल एचक्यू से, वो आपको सब कुछ क्लियर है बट अभी हमारी तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ। लाइक पहले ना आपको हमारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप क्लिफ कैनियन में एंटर भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर योंगमिन आपकी भाई एक सेकंड की क्या बकवास लगा रखा है
अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 10 लेवरेंथ तो असल में ज्यूरिसडिक्शन HQ के अंडर में आते हैं ना कि चाइनीज ब्यूरो के। जो सुनते ही गेंडा भड़क जाते कि ओए तुझे पता भी है हम लोग कौन है? बेटा 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम लोगों को इंट्रोगेशन चेम्बर के अंदर फेंकने में। अगर तुम लोगों को नहीं जाना ना इंट्रोगेशन चेम्बर के अंदर तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखना। जो सुनते योंगमिन की फड़े आती है और टाइजुन उसे पता है कि ये लोग कौन है। हमें टाइजुन के थ्रू पता चलता है कि असल में जब कैटास्ट्रोफे हुआ था उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने असल में एक एजेंसी बनाई थी ताकि वो ये डंजन गेट एंड हंटर से रिलेटेड मैटर्स को देख सके। बट आगे चलकर वो लोग ना कुछ चीजों के लिए बदनाम भी हो गए। लाइक वो लोग ना उन मैटर्स को ठीक से देखते ही नहीं थे। और तो टाइजुन ये देखकर समझ भी गया होता है कि ऐसी बुली भी करते होंगे, इस चक्कर में बदनाम हो गए। बट टाइजुन को ना इस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसीलिए वो इनके साथ कोऑपरेट करके ही चलने वाला है। अभी हम देखते हैं योंगमिन उससे पूछ रहा होता है कि अच्छा तो आप जरा बताएंगे हमें अप्रूवल कैसे मिलेगा? इसे हाँ क्यों नहीं, हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले ना असल में तुम्हें संघाई के डंजन मैनेजमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें रेड एप्लीकेशन के लिए फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद एटलीस्ट तुम्हें 4 से 5 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। एंड फिर जाकर हम देखेंगे कि तुम्हें रेड मारने देना है या नहीं देना। भाई ये साड़ा मेरे यहाँ का SBI की तरह क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि वहीं से आया हुआ है। साड़ा हमारे इधर के SBI में जब भी हम जाते हैं ना ऐसा ही सीन बैठता है वहाँ पर। एनीवेज ये सब सुनकर तो योंगमिन के पसीने छूट जाते। बट तभी टाइजुन आगे आकर उससे बोलता है कि जनाब मुझे लगता है कि कुछ और रास्ता भी होगा ये सब करने का, मे भी कुछ खर्चा पानी से तो काम चल जाना चाहिए आपका। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते आरामखोर के मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। ये हुई ना बात, तू लग रहा है मुझे डील करने के मूड में, तो जरा मुंह खोल के कितना देने वाला है? टाइजुन से 2 मिड टियर के माना शार्ट। एंड इसे एक काम कर, इसको 3 कर दे, मैं खुद तुझे क्लिफ कैनियन तक छोड़ कर आऊंगा। एंड इनकी डील पक्की हो जाती है। बट तभी टाइजुन उससे बोलता है वो क्या है ना, हम माना शार्ट साहब को होटल पहुंच कर देंगे बिकॉज अभी हमारे पास कुछ नहीं है, होटल में जो भी है। एंड इसकी इस बात पर ये भी अग्री कर देता है एंड रेडी हो जाता है उनको ले जाने के लिए। तभी टाइजुन उससे बोलता है कि भाई अगर आप बुरा ना माने तो जाने से पहले मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? जरा बताएंगे जनाब आपका नाम क्या है? वैसे इसे उसका नाम क्यों जानना वो तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें क्या इसका फेस देखकर लग रहा है कि ये उसको पे करने वाला है? ये सारा हरामखोर मरे हुए इंसान की लाश में से पैसे निकाल ले, ये उसको पे करेगा तुम्हें लगता है? खैर तो यहीं से शिफ्ट होता है इनके होटल पर, जहाँ पर योंगमिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि सारे हरामखोर हमको लूटने के लिए आ गए, मेरा बस ना चलता मैं पता नहीं क्या करता। एंड तभी वो लोग अंदर आ जाते जो देखकर इसके बढ़ जाती है कि कहीं लोगों ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। बट ना मोटे ने नहीं सुनी, वो यहाँ पर आया बिकॉज उसको पैसे चाहिए, यानी वो माना शार्ट। बट टाइजुन ना उसको कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता, बस ऐसे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जो देखकर याद कि भाई क्या होगा, निकालना हमारे पैसे। योंगमिन से भाई मेरे पास तो नहीं है। देन वो टाइजुन से मांगता कि भाई अगर ऐसी बात है तो तू निकाल। एंड टाइजुन से साइक दैट्स द रॉन्ग नंबर, मेरे पास भी नहीं है। लो कर दिया ना इनका स्कैम, और अभी तो और होना बाकी है। अभी जैसे ये टाइजुन के मुंह से ये बात सुनता है इसके खिलाफ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है सीधा कि साले हरामखोर तुझे शायद से आइडिया नहीं है हम लोग कौन है। बेटा भूल कर भी हमसे पंगा मत लियो वरना रिग्रेट करेगा, इसलिए चुपचाप से पैसे निकालो, और अगर नहीं है ना पैसे तो सीधा हमारे साथ चल। समझ में आ रही है बात? जो सुनते ही टाइजुन एक पंच प्रिपेयर करते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने बोला क्या है। देन वो सीधा उसके मुंह पे घुसन मारकर उसको दूर उड़ा देता है कि मेरे पास ना है कोई माना शार्ट्स, खासकर तुम जैसे स्कैमर्स को देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं वो गेंडे के लोंडे वो देखकर डर जाते हैं, बोस आप ठीक तो ना? वेलिया वो ठीक है, इनफेक्ट उसको तो इसके पंच से कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा भी नहीं है। एनीवेज अभी अपने टाइजुन से बोल रहा होता है साला क्या मजाक है, बिना वार्निंग दिए तो बच्चे अटैक्स करते हैं, और साढ़े स्कैमर किसे बोला तू? है कोई तेरे पास प्रूफ कि हमने तुझे स्कैम करा है? और साढ़े हरामखोर तुझे कोई आइडिया भी है अगर तू ब्यूरो के लोगों के साथ ऐसी हरकतें करेगा तो तेरे साथ क्या हो सकता है? इंडिया बोलते वो अपना गंदा सा फेस और ज्यादा गंदा बना देता है। और तो अभी हमें पता चलता है कि टाइजुन के पास अब प्रूफ भी है। क्या प्रूफ? उसके पास एक रिकॉर्डर भी है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा हुआ है। और तो ये जो रिकॉर्डर है ना ये सच और झूठ को पकड़ने का भी काम करता है। भाई देख रहे हो? नहीं भाई मतलब स्टेटस विंडो ना होगा, मेरे पीसी का विंडो हो गया ये तो। एनीवेज अभी टाइजुन की बात सुनते एक गंदी सी स्माइल बनाते हुए बोलता है कि बेटा मेरे पास ना प्रूफ से भी बड़ा प्रूफ है, बट बड़े ही शर्म की बात है कि मैं तुझ जैसे लूजर्स को वो दिखाई नहीं सकता। जो सुनते ऑफ कोर्स उनकी थोड़ा सा पटना शुरू हो जाती है कि भाई क्या मतलब, कौन सा प्रूफ है? टाइजुन से मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड मुझे पता लगा कि अगर कोई हंटर है या फिर किसी गिल्ड से तो तुम उनको परेशान नहीं करते, एंड इसीलिए लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूं। ये बोलते ही टाइजुन अपने रिंग को उतार देता है, जिसके बाद वो लोग पहचान जाते कि ये बंदा तो टाइजुन है। जो देखकर तीनों की पटना शुरू हो जाती है, खासकर मोटे की, उसकी तो हवा टाइट हो गई पूरी तरीके से। भैया उसके लोंडे पूछ लगती बोस अब हम क्या करें, लगता है अब तो हम बहुत गंदी तरीके से फंस गए यहाँ पर। भाई उस मोटे के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई ये बंदा अब चुप न बैठने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो हायरन ब्रांच के अंदर जो लोग हमारे पीछे वो भी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और इसीलिए ही डिसाइड
की आर या पार, जिसके बाद ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, अपने लोंडे से भिड़कर। योंगमिन को तो वो इजीली दबोच लेते, इवन उसका हाथ तक तोड़ दिया, और तो अपने टाइजुन को भी पकड़ ही लेते हैं। बट टाइजुन ना वो सिर्फ इनके मजे लेने के लिए पकड़ा गया है और कुछ नहीं। टाइजुन मोटू को बोलता है कि लगता है तुझे ना एक पंच में तेरी औकात नजर नहीं आई है, तो चल ठीक है, अब तुझे लातों से तेरी औकात का पता बताया जाएगा। ये बोलते ही वो राइजिंग ड्रैगन हॉर्न स्ट्राइक का यूज करता है एंड पीछे के पीछे दोनों के मुंह पे इतनी गंदी लात मारता है कि दोनों ही ब्लीड कर देते हैं। और तो टाइजुन उनके थोड़े बहुत मजे भी लेता है कि साला तुम जैसे 100 लोग भी आ जाओगे ना मेरे सामने, तब भी साला मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाने वाले तुम लोग। और ये बात मोटा भी बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है कि हाँ वाकई में ये इसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाले। तभी टाइजुन से बोलता है, देख भाई, अगर ये लात खा करना तेरे अंदर अकल आ गई हो तो अब जरा मेरी एक डील भी सुन ले, और वो ये है कि आज से और अभी से तू बनेगा मेरा पर्सनल ड्राइवर। एंड यह लुंडे के अंदर अकल आ गई होती है, वो बन भी जाता है। देन ये सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर ये लोग निकल जाते सीधा हयान के लिए ताकि रेड मार सके। एंड अब क्योंकि इन लोगों की फट गई है इन लोगों से, तो योंगमिन ना थोड़े मजे लेने का सोचता है इसके। वो सब पूछता है, ओए लूजर मेरी बात सुन, गेट तक पहुंचने में जरा हमें बताना कितना टाइम लगेगा। एंड वो स्माइल करते हुए बोलता है, बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। जो सुनकर ऑफ कोर्स योंगमिन को गुस्सा आ जाता है, वो फिर उसके गाल पकड़कर उससे बोलता है, ये साले तूने सुना नहीं, मैंने कहा हम वहाँ पर कितने घंटे कितने मिनट या कितने सेकंड में पहुंच जाएंगे, बता मुझे। वो बस एक आध घंटा लग जाएगा, 1-2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। जब सुनकर योंगमिन खुश की ये हुई ना बात, ऐसे बताई जाती है चीजें। देन वो तीनों पर थोड़ा रोप झाड़ने का ट्राई करता है कि बेटा तुम लोगों को ना टाइजुन को थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम जोकरों के चक्कर में ना मेरा हाथ टूट गया। देखो जरा सालों, मैं तो तुम्हारी फाट डालता था जगह से, वो तो टाइजुन ने बचा लिया तुम लोगों को। और तो साला अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि भाई इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि मेरा हाथ टूट गया, अब मुझे रेड में नहीं जाना पड़ेगा। और तो वो उसको भी थैंक्स बोल रहा होता है कि मास्टर शुक्रिया, आपके चक्कर में हमारी जान बच गई। भाई मोटा उसके दिमाग में चल रहा होता है, भाई इससे बुरी किस्मत हो ही नहीं सकती कि हम सीधा इस बंदे के हाथ तो चढ़ गए। और तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर चाइना के अंदर कोई इलीगल कंपनी या एजेंसी चला रहा होता है तो उसको सीधा उम्र कैद या फिर सीधा मौत की सजा सुना दी जाती है। एंड ये लोग तो पैरानॉर्मल डिफेंस ब्यूरो बनकर घूम रहे थे, जिनके पास तो पुलिस वालों से ज्यादा अथॉरिटी है। मतलब कि ये लोग नकली ऑफिसर बनकर घूम रहे थे, यानी कि इनका मरना पक्का है। इसलिए इसके दिमाग में आ रही होती कि भाई ये बंदा कुछ भी हो जाए चुप तो रहने नहीं वाला, ये गवर्नमेंट को जरूर बता देगा। और इसीलिए ये अपना ही अलग प्लान बनाता है। वेल वो क्या है वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए ये लोग फाइनली हयान पहुंच गए होते, जो कि ये खंडर टाइप का दिखता है। आई मीन ठीक ये मेरे इधर के अपार्टमेंट से तो अच्छा ही है, वरना उनकी हालत तो और ज्यादा खराब है। एनीवेज तो ये लोग फाइनली वो क्लिफ कैनियन पहुंच गए, जिसका गेट अपार्टमेंट के ठीक बीचों बीच खुला हुआ है। एंड टाइजुन इसके अंदर अकेले जाने वाला है, बिकॉज योंगमिन का हाथ टूट गया, इसीलिए भाई योंगमिन वो उससे बोल रहा होता, भाई तू ठीक तो रहेगा ना मेरे बिना। लाइक मुझे मालूम है कि क्लिफ कैनियन बाकी लेबिरिंथ के कंपैरिजन में इजी है। होल्ड अप, इजी है वो डंजन जिसके अंदर काउंटलेस हंटर मारेगा, वो इजी है भाई। अगर ये बाकी डंजन्स के कंपैरिजन में इजी है तो बाकी के 9 लेबिरिंथ कितने खतरनाक होने वाले भाई मुझे जानना है। एनीवेज अभी टाइजुन उससे बोल रहा होता है कि भाई मेरी टेंशन मत ले, तू जाकर अपनी इंजरीज को ठीक करवा। एंड टेंशन मत ले, मैं तेरा हाथ ठीक होने से पहले आ जाऊंगा। और हाँ तुम तीनों, तुम ना बिल्कुल इज्जत के साथ गिल्ड मास्टर को हॉस्पिटल लेकर जाओ, समझ में आ रही है ना बात। और हाँ अपने दिमाग में कुछ अनडिसेंट आइडियाज लेकर मत आना, समझ गए। जिसके बाद वो तीनों बो डाउन करते हुए बोलते हैं, हाँ सर समझ गए, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए। जिसके बाद टाइजुन सीधा डंजन के अंदर चला जाता है। वहीं योंगमिन उसको थोड़ा टेंशन हो रही होती है, बिकॉज आज तक कोई भी क्लिफ कैनियन को क्लियर कर ही नहीं पाया है। बट तभी उसके दिमाग में आता है कि भाई अगर टाइजुन ने क्लिफ कैनियन को क्लियर कर लिया तो ये तो सीधा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, मेरे हाथ में एक साथ 2 जैकपॉट लग जाएंगे। 2 जैकपॉट कैसे? बिकॉज जो पहला वाला जैकपॉट था वो था A72 गेट, यानी वही जिसके अंदर से बेरोस एंड जाइंट निकल कर आए थे वो। एंड दूसरा वाला ये, बट ये भी तभी होगा जब वो परफेक्ट उसको क्लियर करेगा बिना किसी एक भी गलती को किए। एंड ये बोलते हुए वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा होता, भाई 1 सेकेंड, इसके अंदर हमेशा लोग ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं क्या? भाई अगर उत्तर को नहीं पता तो प्लीज कोई जाकर उसको बताओ कि ऐसे एक्सप्रेशन विलन्स वाले होते हैं। देखो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बंदा विलन निकलेगा, ये तो बहुत अच्छा बंदा है। और मे भी हो सकता है कि ऐसे एक्सप्रेशन इसलिए बना रहा है बिकॉज ऑथर को ऐसी एक्सप्रेशन समझ में आते हो शायद से, इसीलिए। एनीवेज अभी ये जरा इन तीनों के सामने थोड़ा अपना ऑरा फार्मिंग करना शुरू कर देता है कि साड़ो ऐसे खड़े क्या, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। देन वो लोग भी रेडी हो जाते हैं इसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। योंगमिन जाकर अपने कार में बैठने लगता है। तभी उसके दिमाग में आती है कि क्यों ना हॉस्पिटल के बिल भी इन्हीं से पे करवाए जाए। इसलिए वो ये बात उनसे बोलने के लिए पीछे मुड़ता है कि मेरे हॉस्पिटल का बिल ना तुम पे करोगे, समझ में आ रही है ना बात। तभी वो देखता है कि मोटा उसके ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला है। एंड मोमेंट पे वो उससे बचे आता, वरना ये तो खत्म था अभी की अभी। जिसके बाद योंगमिन उन पे चिल्लाना शुरू कर देता है, साड़ो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे नाइफ से अटैक कर रहे हो? साड़ो तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं टाइजुन से ज्यादा कमजोर हूँ? और अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेट्स गो, मुझे यही तो देखना था कि आखिर गिल्ड मास्टर कितना केपेबल है। अभी योंगमिन ये बोलती है अपना ब्लैक मैजिक यूज करता, राइज व्रेथ रिक्वाइम, और उसके आगे
आगे वो कुछ बोल पाता, उससे पहले एक बंदा आकर अपनी सोच से उस मोटे के हाथ से नाइफ छीन लेता है, I mean, दूर को फेंक देता है। बट सारा इसको अब भी आना था भाई, मुझे देखना था कि योंगमिन आखिर क्या कर सकता है। लाइक अभी तक हम उसको थोड़ा मजाक में ही लेकर आए, हमें जानना है कि वो सीरियस होने पर क्या कर सकता है। एनीवेज इस बंदे को देखने के बाद योंगमिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन है। बंदा उनसे बोल रहा होता है, भाई बहुत शर्म की बात, बहुत ही शर्म की बात है कि तुम लोगों ने नकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भेष बदलकर हमारे एक खास गेस्ट को मारने का अटेम्प्ट करा, और इसीलिए तुम में से कोई एक भी जिंदा रहना डिजर्व करता ही नहीं है। यानी कि ये यहाँ पर इन तीनों की पुंगी बजाने आया है। और तो हमें इसके बारे में भी बताया जाता है कि इसका नाम है रियू आहा किंग। व्हाट यू मीन आहा किंग भाई? आई मीन रियू आहा किंग, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? एनीवेज ये जो भी है, ये असल में हिवन फ्लो गिल्ड का थर्ड कमांडर है। एंड जैसे ही वो तीनों इसे देखते हैं उनकी फटना शुरू हो जाती है, बिकॉज उन्हें मालूम है कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी हुई है। और तो मोटे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया। बट वो जिसलिए भी आया अभी तो इनकी माँ भी करने वाला है, और तो वो इनको बीच में से काटने के लिए रेडी भी हो जाता है, जो देखकर इन लोगों की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये लोग माफी मांगना शुरू कर देते कि प्लीज हमारी बात तो सुनिए, आपको ना सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसके आगे वो कुछ बोल पाते उससे पहले वो तीनों को काटता हुआ चला जाता है। आई मीन जान से नहीं मारता, हल्की फुल्की बस कट लगा देता है ताकि ये लोग भाग ना पाए। जिसके बाद ये तीनों इसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा से नहीं करेंगे, हमें मारना मत, और तो आप हमसे जो करने को बोलेंगे हम वो करेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। तभी योंगमिन भी बीच में आकर इनकी सफाई देता है कि भाई मालूम है इन्होंने गलत करा है, बट अभी के लिए इनको इनकी पनिशमेंट मिल गई है, एंड मुझे लगता है कि आज के लिए इनके लिए इतना काफी होगा, मार देना ये सही नहीं रहेगा इन लोगों को। एंड क्योंकि ये बात उसके मेहमान ने बोली होती है, इसलिए वो अपनी तलवार को अंदर भी रख लेता है। साथ ही वो चाइनीज पैरानॉर्मल डिफेंस ब्यूरो की तरफ से माफी भी मांगता है अपने योंगमिन से, जो सुनकर योंगमिन एक बार ठीक है माफी काय को मांग रहे हो। एनीवेज मैं आई आस्क यू समथिंग, आप हो कौन? आप अचानक से यहाँ पर आ गए और तो मेरी हेल्प भी करी। देन वो उसको बताता है वो रियू किंग है हिवन फ्लो गिल्ड से, जो सुनते योंगमिन भी उसी की तरह भाव करने लगता है, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि ये बंदा हिवन फ्लो गिल्ड का थर्ड कमांडर है। बट उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर क्यों आया है। तभी रियू किंग उसको बताता है कि असल में उसका मास्टर टाइजुन से मिलना चाहता है, इसीलिए उसको यहाँ पर पहुंचाया है, बिकॉज उन्हें सुबह सुबह ही पता चल गया था कि टाइजुन ने रेड के लिए अप्लाई करा है क्लिफ कैनियन की। एंड जैसे योंगमिन ये सुनता है कि इसको यहाँ पर इसके मास्टर ने पहुंचाया, उसका मुंह खुल जाता है कि भाई एक सेकंड, तुझे यहाँ पर सोर्ड मास्टर इल रियो जियोंग ने पहुंचाया है? ही सेज बिल्कुल। जो सुनते ही बाहर से तो ये नॉर्मल सा एक्सप्रेशन दे रहा होता है, बट अंदर ही अंदर इसकी पटी आ रही है, भाई टाइजुन तूने ऐसा क्या कर दिया जो मास्टर इल रियोंग जियोंग ने तुझे बुला लिया। बेसिकली उसको लग रहा है कि टाइजुन ने कुछ तो गड़बड़ करी है, बट क्योंकि टाइजुन डंजन के अंदर चला गया तो उसको पता ही नहीं लग पाएगा कि आगे टाइजुन ने करा क्या है। और तो ये सुनकर उस बंदे को बुरा लगता है कि भाई लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। आगे वो योंगमिन से बोलता है कि भाई तू इंजर्ड लग रहा है तो तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसलिए वो योंगमिन को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को बोलता है। तभी इसे किसी बंदे का कॉल आता है जिसको ये ब्रदर जियाओलू करके बात कर रहा होता है, एंड उसे बताता है कि हंटर टाइजुन असल में डंजन के अंदर चला गया है। और तो इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि टाइजुन को उसके अंदर से बाहर आने में एटलीस्ट एक हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा, और ये इजी गेट है। योंगमिन ने यही बोला था ना भाई एक हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। एनीवेज जो भी है वो बंदा पता नहीं इसको फोन पर क्या बोलता है, जो सुनते ही इसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, एंड वो योंगमिन के साथ चलने से मना कर देता है कि ट्रांसपोर्ट टीम बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगी तो आप उनके साथ चले जाइएगा। जो सुनकर योंगमिन से अरे कोई बात नहीं ठीक है सब चलेगा अपन को तो, बट क्या मैं जान सकता हूँ क्या कुछ बुरा हुआ है जो आप ऐसे हड़बड़ा रहे हो? देन वो योंगमिन से बोलता है कि आई एम श्योर कि इस बात से आप भी वाकिफ होगे कि आज तक कोई भी क्लिफ कैनियन को क्लियर नहीं कर पाया है। इवन मेज ऑफ डिसपेयर को क्लियर करने में मेरी भाई की टीम को 3 दिन से ज्यादा लग गए थे, इसलिए मेरे मास्टर चाहते कि मैं यहीं पर रहकर वेट करूं जब तक हंटर टाइजन पूरा क्लियर कर नहीं आ जाते 2 दिन के अंदर। होल्ड अप भाई, अभी तो इसने बोला था कि 7 दिन लगेंगे, तो ये अचानक से 2 दिन कहाँ से आ गए? आई मीन इसने ये बोला था मेज ऑफ डिसपेयर को क्लियर करने में एटलीस्ट 7 दिन लगेंगे, तो अब सवाल ये है कि मेज ऑफ डिसपेयर क्या है फिर? एनीवेज जो भी हमें पता चली जाएगा, अभी के लिए हम जरा डंजर के अंदर आते हैं। नोट गोना लाए, नजारा बहुत सुंदर है, इसलिए एडी भी बोल रही होती कि भाई अंदर से तो ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही है, और तो देखकर फील आ रहा है कि ये जगह भी बाकी जगहों की तरह ऑर्डिनरी है। तो टाइजन से अच्छा तो ये जगह ऑर्डिनरी लग रही है, जरा आसमान और पेड़ पौधों को देखना, इनका रंग बहुत ही अजीब लग रहा है, लाइक उड़ ही गया ऐसा लग रहा है। शर्त लगाकर बोल सकता हूँ कि अगर कोई बंदा ना हेलुसिनेशन का ओवरडोज ले लेना तब जाकर उसको ये दुनिया ऐसी नजर आएगी। टाइजन बताता है कि असल में क्लिफ कैनियन के एंट्रेंस पे जो जंगल पड़ता है उसके अंदर नेचुरल और अजीब और गरीब चीजें ऐसी मिली जुली पड़ी हुई है। लाइक तुम देख ही पा रहे होगे ये केले के अंदर क्या मिला जुड़ा पड़ा है वो तो मालूम नहीं, और ये बिच्छू है या टिड्डा वो ही समझ में नहीं आ रहा। और तो टाइजन बताता है कि ये जंगल असल में पूरी तरह से एक भूल भुलैया है जो कि बहुत मुश्किल है क्लिफ कैनियन तक पहुंचने के लिए, एंड इसे ही कहते हैं द मेज ऑफ डिसपेयर। तो इसको क्लियर करने में 7 दिन लग रहे थे टाइजन को, बट अगर इस जंगल को ही क्लियर करने में 7 दिन लग रहे हैं तो पूरा डंजन 2 दिन में वो भला कैसे क्लियर करने वाला है? मुझे तो ये लग रहा है कि शायद से इस दुनिया का टाइम अलग चलता होगा, वैसे होना तो नहीं चाहिए ये। एनीवेज जो भी है, अभी एडी जंगल के पीछे पीछे क्लिफ को देखती है और वो समझ
समझ जाती कि यही जरूर क्लिफ ऑफ कैनियन होगी। टाइजन सेज बिल्कुल, एंड उसके ऊपर ही सरपेंट विंग मिलेगा तुम्हें, एंड वहीं पर मिलेगा प्योर ब्लू जो कि मास्टर बियोंग को हील करेगा। तभी एडी आस्क कि आज तक तो कोई भी क्लिफ कैनियन के ऊपर चढ़ नहीं पाया, तो तू कैसे चढ़ने वाला है और तुझे कैसे पता कि कोकाट्राइज क्रेचर वहीं पर रहता है। तभी टाइजन उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर बिल्कुल एंड में पहुंच जाओगे तब तुम्हें एक फोक्ड रोड मिलेगा, यानी कि 2 रास्तों वाला रोड, जिसके अंदर तुम्हें चूज करने को मिलेगा कि तुम क्लिफ कैनियन को पूरा क्लियर करना चाहते हो या सिर्फ आधा क्लियर करके वापस लौट जाना चाहते हो। और तो साथ ही वहीं क्लिफ के नीचे तुम्हें एक एनपीसी भी मिलेगा जो कि तुम्हें रिवार्ड देने का प्रॉमिस करेगा अगर तुम उस क्लिफ के ऊपर चढ़कर सरपेंट विंग के पास रखा वो खजाना लाकर उसको दे देते हो तो। और तो इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं कि सरपेंट विंग वाकई में ऊपर है भी या नहीं, बिकॉज वो एक बहुत ही रेयर मॉन्स्टर है। एनीवेज बातचीत तो बहुत हो गई, अब चलो थोड़ा काम कर लिया जाए। ये बोलते ही दोनों सीधा जंगल के अंदर घुस जाते हैं। वहीं एडी उससे पूछ रही होती कि टाइजन तुझे पता है कि वहाँ पर कैसे पहुंचना है? एंड टाइजन से नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर हम सीधे सीधे चलते बिल्कुल क्लिफ के रास्ते में तो हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेज ऑफ डिसअपियर जंगल का नाम है और तुम सीधे सीधे चलते जाओगे और तुम सीधा वहीं पहुंचोगे जहाँ पर तुम्हें जाना है। वाह। और तो इस हरामखोर ने खुद बोला ना ये जंगल एक भूल भुलैया है, तो भूल भुलैयों में कभी भी सीधा सीधा रास्ता नहीं आता है। साड़ा खुद ही की बात को बोलकर खुद ही भूल गया और फिर क्या पछताने को भी मिलेगा। साढ़े को घूमते घूमते 2 घंटे बीत जाते लेकिन क्लिफ ऑफ कैनियन नहीं आता। आई मीन क्लिफ कैनियन, जो देखकर टाइजन का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं 2 घंटे से एक ही जगह पर घूम घूम कर क्यों आ जा रहा हूँ। हाँ मुझे पता, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह का नाम भले ही मेज ऑफ डिसअपियर है, बट मैं इस पेड़ को एटलीस्ट 40 से भी ज्यादा बार देख चुका हूँ। तभी वो पर्सले मैप निकाल लेता है कि शायद से उससे थोड़ा इजी हो जाए, बट वो देखता है कि पर्सले मैप को पूरे डंजन को एनालाइज करने में पूरे 100 घंटे लगने वाले हैं भाई, 100 घंटे। जो देखकर टाइजन समझ जाते कि ना मेरी मरने वाली है, वो भी गंदे तरीके से। तभी उसके दिमाग में आती कि ना वो ऐसे हार नहीं मान सकता, उसको कैसे भी करके प्योर ब्लू को ढूंढना ही होगा। अगर पर्सले मैप के चक्कर में पड़ा तो हो गया काम फिर तो। तभी टाइजन विश करने लगता है कि भाई काश काश कोई तरीका मिल जाए क्लिफ तक पहुंचने का। तभी उसकी नजर पड़ती है जंगल के थोड़ा अंदर और वो देखता है कि यहाँ पर तो 2 बच्चे हैं, एंड जो पीछे लड़की वो बोल रही होती है कि भाई ये बंदा तो दोबारा से आ गया यहाँ पर। और तो ये बात वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही होती है, बट जो पर्सनल ट्रांसलेटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से हमें भी समझ में आ रहा होता है कि क्या बोल रही है वो। वो जो लड़की होती है वो अपने बगल वाले बच्चे से बोलती है, वो बच्चा है या बच्ची मुझे नहीं मालूम, बट वो उससे बोल रही होती है कि हमें उसकी हेल्प करना चाहिए, बट वो उसे मना कर देता है कि ना ये पापा की बातें सुनकर वापस चला जाएगा। वहीं टाइजन वो काफी शॉक्ड है ये देखकर कि भाई ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये भी एनपीसीज हैं? और तो इसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है कि जंगल के इस हिस्से में कोई एनपीसी भी मिलेगा। इसलिए टाइजन को लग रहा होता हो सकता है कि ये कोई हिडन एनपीसी हो या फिर ये कोई मॉन्स्टर है जो कि एनपीसी बनकर आया या फिर ये कोई इल्यूजन है। वेल जो भी है ये लोग, टाइजन के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि इनके बारे में पता लगाने को बैठे। उसे बस इतना पता है कि ये बच्चे हैं, चॉकलेट दिखाओगे मान जाएंगे। इसीलिए वो उनसे बोल रहा होता है अरे डरो मत बच्चों, भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगे, कुछ यम्मी यम्मी सा है। और साला ये बोलते हुए ऐसा फेस बना रहा होता है कि बच्चे ना चाहकर भी डर जाए। साला उनको लॉलीपॉप देते हुए बोल रहा होता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, ये लो बेटा खा लो। वहीं तुम बेचारे बच्चों की शक्ल देखना, उनकी फटी पड़ी हुई है ये देखकर कि भाई ये जरूर कुछ तो बुरा है। और तो एडी वो भी इस टाइम पर यही सोच रही होगी कि भाई ये बंदा ऐसे देगा तो वो लॉलीपॉप लेने की जगह भाग उड़ जाएंगे। एंड टाइजन लॉलीपॉप उन लोगों को इसलिए दे रहा है बिकॉज अगर ये लोग मॉन्स्टर नहीं है, बच्चेंगे तो लॉलीपॉप उनका असली नेचर वैसे ही निकाल देगा। आई मीन बच्चों को मीठा पसंद है ना, चॉकलेट मोकलेट, तो अगर वो मॉन्स्टर्स नहीं है तो वो उसे ले लेंगे, बट तुम्हें इनकी शक्ल देखकर लग रहा है कि वो लेंगे इससे। और तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो बच्चे भी हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मीठा है? लाइक उनके डायमेंशन के अंदर मुझे तो दूर दूर तक कोई शॉप नजर नहीं आ रही है, कोई कैंडी बनाने वाला। एनीवेज जो भी है, अभी के लिए मैं ना तुम सबसे माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज ये वाली वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ना थूक खत्म हो चुका है इसके अंदर लगा लगा कर। लाइक मुझे ना बार बार हर 5-6 मिनट के अंदर इसके अंदर थूक लगाना पड़ रहा है, तब जाकर मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना बार बार इसका कनेक्शन टूट जा रहा है। सारा कैसे रिकॉर्ड करिए ये वीडियो, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बट एक बात तो मानना पड़ेगी भाई, थूक से वाकई में काम आसान हो जाते हैं। एनीवेज आज ना हमने पूरे 5 चैप्टर कवर कर दिए एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट सीजन को पूरा खत्म कर दूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा एंड स्टार्ट होगा सेकंड सीजन। और हाँ, अब सिर्फ 5 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं फर्स्ट सीजन खत्म होने में, और इसीलिए मैं ये वाली वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में भी ऐड कर दूंगा ताकि वीडियो ना थोड़ी लंबी और मजेदार बन जाए। देन तुम्हारा भाई वो काम करेगा जो तुम मुझसे करने के लिए बोल रहे हो इतने टाइम से, कि पूरे पार्ट्स को जोड़कर एक वीडियो बनाओ, और इसीलिए मैं इसके पूरे चैप्टर्स को जोड़कर, यानी कि इसकी जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उन सभी को जोड़कर एक वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट सीजन की एंड अपलोड कर दूंगा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है उसका। बट अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि बेन 10 की होने वाली है। हाँ, आ गया उसका चैप्टर एंड यकीन मानो बहुत मजेदार है। और तो हाँ, अगर तुम लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ना, जिसने नहीं करा अभी की अभी कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया
दिया है मैंने उसका। एनीवेज अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।